So here you can see almost most of the European countries. अब नेपोलियन बोनापार्टे ने क्या रिफॉर्म्स किया, कैसे आजू बाजू के सभी देशों को उसने राइट किया। आप फ्रांस देख रहे हो, यहाँ इटली, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, यहाँ पे आप आयरलैंड, ब्रिटेन जिसे आज हम इंग्लैंड कह सकते हैं, इस साइड आपका स्पेन, रोम, राइट, ये आपका इटली पूरा दिखा रहा है, फिर यहाँ ऑस्ट्रिया, रशिया। तो कैसे नेपोलियन ने इन सभी देशों को अपने कब्जे में किया, अपने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट। इफेक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप के, फ्रेंच रेवोल्यूशन का असर यूरोपियन देशों के ऊपर कैसे पड़ा, इसे हम कह सकते हैं कि फ्रांस के अंदर जो क्रांतिकारी आई, राइट, तो हमने देखा है कि फ्रांस में भी जो क्रांति लाने वाला वर्ग था वो था एजुकेटेड मिडिल क्लास, जिसमें फिलोसफर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन, ये वो वर्ग था जो शिक्षित था। और हमें पता है कि शिक्षित व्यक्ति क्रांति लाने में सबसे आगे होते हैं या सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो एजुकेटेड मिडिल क्लास जो हमारा फ्रांस का था, तो उन लोगों ने जैकोबिन क्लब्स बनाया। जैसे हमारे देश में अलग अलग पार्टीज है, तो वैसे ये क्लब्स हुआ करती थी, तो उन्होंने क्लब्स बनाई। ये एजुकेटेड मिडिल क्लास ने आर्मी के लिए एक मार्ग स्थापित किया ताकि वो पूरे यूरोप में जाकर फ्रेंच का डंका बजा सके। उनकी जो सोच है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसे पूरे यूरोप में फैला सके और पूरे यूरोप का उद्धार हो सके। तो यहाँ आप दे सकते हैं कि स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है। अब जैसे जैसे नेपोलियन की विक्ट्री आगे बढ़ती गई, तो उसने हॉलैंड को, बेल्जियम को, स्विट्ज़रलैंड, इन सभी देशों को और सर्टन पार्ट ऑफ इटली को 1790s के दरमियान अपने कब्जे में या अपने कंट्रोल में कर लिया था। और इन सभी देशों में उसने जो है अपने विचारों को, यानी नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की जो भावना थी, वो इन सभी देशों में उसने जागरूक की। जो फ्रेंच आर्मी स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड, यानी फ्रांस बाकी यूरोपियन देशों के लिए, जैसे फ्रांस की प्रजा ने राजा के खिलाफ लड़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई विथ लुइस 15 एज द हेड, तो उसी तरह इन सब देशों में भी यही चीज़ें हुई। लोगों ने क्रांति की और देश को आज़ाद किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बने या फिर रिपब्लिकन बने। तो हमने जिन कंट्रीज़ की बात की, जहाँ जहाँ नेपोलियन ने जिन जिन देशों को जीता, उन सभी जगह पर नेपोलियन ने अपने रिफॉर्म्स को सेट किया ताकि सभी एरियाज़ को रूल करना, डेवलप करना काफ़ी आसान और सरल हो जाए। तो उसे हम एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस कह सकते हैं, यूनिफॉर्म रूल कह सकते हैं। तो इसे हम सिविल कोड ऑफ 1804 कह सकते हैं या नेपोलियन के रिफॉर्म्स कह सकते हैं। नो डाउट यहाँ ये भी वास्तविकता है कि नेपोलियन ने इन देशों की डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र को समाप्त किया और अपने प्रिंसिपल को सेटअप किया। अब इसके मिक्स्ड रिव्यू हो सकते हैं देखने को, कई लोग इसको फेवर भी करेंगे और कई लोग इसको फेवर नहीं करेंगे, वो हम आगे देखेंगे।
तो नाउ वी विल लर्न अबाउट सिविल कोड ऑफ 1804 कि जब नेपोलियन ने कई सारे यूरोपियन देशों को अपने कब्जे में किया, कॉन्कर किया, तो कौन कौन से रिफॉर्म उन्होंने जो है इन देशों में लागू किया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे पिछला वाला टॉपिक भी 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, उस तरह ये भी 5 या 3 मार्क्स में बोर्ड में पूछा गया है कई बार। तो सबसे पहला जो काम नेपोलियन बोनापार्टे ने किया, राइट, कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट को स्पेशल प्रिविलेज मिलता था कि अगर आपका जन्म फर्स्ट और सेकंड स्टेट में है तो आपको किसी प्रकार का कोई भी टैक्स पे नहीं करना। तो इस नियम को उन्होंने खारिज कर दिया कि अब ऐसी कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। तो दैट वाज डिड अवे विथ ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, कि जन्मजात से आपको जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा वो नहीं, हर कोई एक समान होगा। तो जो नियम है वो सबको लागू होंगे, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं, या किसी को कोई पर्टिकुलर स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। दूसरा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक, जो भी फ्रांस का नागरिक है वो कानून की नज़र में एक समान है। उनके बीच में किसी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, फिर वो आदमी हो, औरत हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी प्रांत का, किसी भी रीजन में रहता, वो ईस्ट फ्रांस में हो या नॉर्थ फ्रांस में हो या सेंट्रल में हो या साउथ, किसी भी रीजन में रहता, हर एक व्यक्ति एक समान ही गिना जाएगा। राइट टू प्रॉपर्टी, ये कहा जाता है कि पहले लोगों के पास राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होती थी, यानी आपकी प्रॉपर्टी कभी भी आपसे छीन ली जा सकती है और आपके पास अधिकार नहीं होता था उसके लिए लड़ने का। पर अब ऐसा प्रावधान बनाया गया, ऐसा नियम बनाया गया कि किसी भी व्यक्ति के प्राइवेट प्रॉपर्टीज आप छीन नहीं सकते हो, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ एक्शंस लिए जाते हैं। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स, तो हमने देखा था कि सेंटर और स्टेट रिलेशन जैसा कुछ नहीं था, अलग अलग स्टेट्स थे या हम कहें कि प्रोविंस, और हर एक प्रोविंस के अपने अपने नियम, कायदे, कानून, तो फॉलो करना, सभी नियम की जानकारी रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता था। इसीलिए एक सेंट्रलाइज्ड, हम कहें, जो पिछला पॉइंट हमने देखा था कि सेंट्रलाइज्ड लॉ हो गया, ये नियम, कायदे, कानून एक जगह से और एक समान सभी जगह होंगे, तो हमें ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वॉज इम्प्रूव्ड। तो हम बात करें पीजेंट्स की, बिजनेसमैन की, वर्कर्स की, इन सब के लिए आना जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था, वार्तालाप करना, संदेश देना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। इसीलिए जब नेपोलियन का रूल आया तो उसने फ्रांस में और जिन कंट्रीज़ को उसने कॉन्कर किया उन सब जगह ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को बहुत ही अच्छी तरह डेवलप किया, क्योंकि ये दोनों चीज़ जो है वो किसी भी देश की हम लाइफलाइन कहते हैं कि अगर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन आपका बहुत बढ़िया है तो आपका ट्रेड या कोई भी चीज़, लेन देन फटाफट होती है। जैसे हमारे भारत में कहा जाता है कि पिज़्ज़ा 30 मिनट्स के अंदर आ जाता है, पर एम्बुलेंस और पुलिस कभी समय पर नहीं, राइट। बट अगर ये दोनों चीज़ें हो तो हर चीज़ फटाफट होता है, कम्युनिकेशन फास्टर होता है, कोई भी माहिती हमें फटाफट मिलती है और हम एक जगह से दूसरी जगह कुछ ही समय में पहुंच सकते हैं। Abolished feudal system, right, freed peasants from serfdom and manorial dues। तो जो फ्यूडल सिस्टम चलता था कि लोगों को, अमीर लोगों, लैंडलॉर्ड्स कहें या नोबल्स कहें, उनके वहाँ काम करना पड़ता था, जस्ट लाइक द बॉन्डेड लेबर और लाइक अ स्लेव, वो सिस्टम समाप्त कर दिया गया। सर्फडम और उनकी जो भी उधार बारी थी उसे समाप्त करके उन्हें फ्री कर दिया गया, जमीन दिया कि आप खुद अब खेती कर सकते हैं और आप स्वतंत्र हैं, आपको किसी के नीचे गुलामी करने की आवश्यकता नहीं है या मजूरी करने की आवश्यकता नहीं है।
गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वॉज रिमूव्ड। गिल्ड यानी बिजनेसमैन जो कहते हैं या मर्चेंट। तो व्यापार के ऊपर भी काफ़ी प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस होते थे, जैसे कि आगे हम देखेंगे कि ट्रेड बैरियर जिसे हम कहते हैं या जो हम जीएसटी कहते हैं या टोल टैक्स जो हम कहते हैं, तो वैसे रिस्ट्रिक्शंस कि जर्मनी के अंदर ही हमने देखा है कि 39 स्टेट्स थे, बट अगर जर्मनी के डिफरेंट स्टेट्स में अगर आप जाओ तो ऑल टुगेदर 11 प्रकार के कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती थी और हर एक लेवल पे 5% टैक्स आपको देना पड़ता था। यानी अगर आप 100 रुपये का बिजनेस करते हो तो 55% आपका तो टैक्स में चला जाएगा। दैट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड सैड फॉर द बिजनेसमैन कि जितना तो हम मेहनत करते हैं उतना हमें मिलता नहीं है, 55% तो हमारा टैक्स के रूप में चला जाता है। तो इसे नेपोलियन बोनापार्टे ने एबॉलिश कर दिया। न्यू फ्रीडम्स टू पीजेंट्स, वर्कर्स, बिजनेसमैन, तो इन्हें कई सारी आज़ादी छूट छाट दी गई, राइट। तो इनके जीवन में भी काफ़ी परिवर्तन आया, डेवलपमेंट हुआ। तो हम कह सकते हैं सौनो साथ सौनो विकास के फ्रेंच रेवोल्यूशन ने और नेपोलियन बोनापार्टे ने हर एक वर्ग के लिए कुछ न कुछ रिफॉर्म्स लाए। यूनिफॉर्म लॉस, राइट, नियम कायदे कानून जो है वो सभी के लिए एक समान होंगे, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, फिर वो अमीर हो या गरीब हो, कानून की नज़र में वो एक समान होगा। जो गिल्टी होगा उसे पनिश किया जाएगा। स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स, जो हमने कहा कि जो बिजनेसमैन को खासकर ये प्रॉब्लम्स होती थी तो उसे भी उन्होंने कि अब एसआई यूनिट, जैसे आज हम पढ़ते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, लेंथ क्या है, लेंथ का एसआई यूनिट, वेट का क्या है, तो उस प्रकार से एक स्टैंडर्ड वेट और मेज़र कर दिया जिससे बिजनेस काफ़ी बेहतर हो गया। कॉमन नेशनल करेंसी, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड लेबर, तो हर एक स्टेट की अपनी अपनी करेंसी हुआ करती थी, उसका जो वैल्यू है वो अलग हुआ करती थी, तो लोगों को बिजनेस करना, डील करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। तो इसीलिए अब एक कॉमन करेंसी बना दी गई जिसके कारण मूवमेंट ऑफ कैपिटल, पैसा, लेबर, रॉ मटेरियल, गुड्स सब स्मूथली चलने लगा। अब जस्ट इमेजिन कीजिए अगर इंडिया में 28 स्टेट्स हैं तो 28 करेंसी, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं तो उनकी खुद की करेंसी। तो अगर आपको भारत दर्शन करने के लिए निकलना है तो सोचिए आपके पास 9 यूनियन टेरिटरी की करेंसी होनी चाहिए, 28 स्टेट्स की डिफरेंट। तो आप कितना पैसा लेके एक साथ चलेंगे, और एक्सचेंज रेट अलग अलग होती है कि गुजरात का अगर 100 रुपये बरोबर तो महाराष्ट्र का 10 रुपये, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और इंडिया में सिर्फ एक ही रुपये, तो पूरे इंडिया में जब वो स्टेट हो या यूटी हो सब जगह एक ही वैल्यू है और आप बिंदास जा सकते हैं। और अब तो ऑनलाइन हो गया है तो जीवन और भी ज़्यादा सरल हो गया है। जो चोरी डकैती वाली चीज़ें होती थी अब वो भी बहुत कम हो चुकी है। तो ये सब कब, जब एक करेंसी होगी। अब जो हमने देखा कि फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्टे ने बहुत सारे देशों को कॉन्कर किया, यूरोपियन देशों को, तो मैंने आपको कहा था कि इसका एक मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिला था। कई सारे लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन से, नेपोलियन रिफॉर्म से काफ़ी खुश थे, बट वहीं कई सारे देश जो थे वो इससे खुश भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था ये शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है, लॉन्ग टर्म इट्स गोइंग टू बी अ पनिशमेंट ऑन। कैसे? अगेन ये 3 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेपोलियन बोनापार्टे के रिफॉर्म्स का मिक्स्ड रिएक्शन था, कैसे वो समझ लें। तो इनिशियल अगर हम देखें कि शुरुआत जब नेपोलियन बोनापार्टे ने एक के बाद एक देशों को कॉन्कर किया, वहाँ पर जब जो नियम कायदे कानून लाए तो लोग काफ़ी खुश थे और नेपोलियन और उसकी आर्मी को जो है
बहुत ही वेलकम किया पूरे दिल से, राइट। सो इनिशियल वेलकम इन हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रसेल्स, मेंस, मिलान एंड वॉर्सो टू द फ्रेंच आर्मी, जो मैंने आपको कहा कि उन लोगों ने दिल से फ्रेंच आर्मी का स्वागत किया। उन्हें ऐसा एहसास होने लगा कि फ्रेंच आर्मी, नेपोलियन बोनापार्टे जो है वो लिबर्टी का हार्बिंगर्स है, द प्रोवाइडर, सपोर्टर ऑफ लिबर्टी, यानी अब हमारे देश में भी लिबर्टी यानी भाईचारे की भावना जो हम कहते हैं, देयर विल बी लिबरल्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, पीपल विल बी हैप्पी। इनिशियल एंथूज टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी, जैसे समय आगे गया ये जो जोश, उमंग, उत्साह थी वो वाष्पीभवन होने लगा। लोगों को नेपोलियन, उसकी आर्मी, उसके प्रति घृणा, गुस्सा होने लगा। न्यू एडमिन सिस्टम अगेंस्ट पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी दोनों चीजें एक साथ नहीं जा रही थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है दे वर नॉट गोइंग हैंड इन हैंड। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रहा है, बट आपको नेपोलियन के सामने बोलने का अधिकार नहीं है। इट मीन्स यू कैन नॉट स्पीक, राइट टू प्रेस एंड राइट टू स्पीच वाज डिनाइड। पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, पॉलिटिकल फ्रीडम्स नहीं है। यू विल नॉट हैव योर ओन loved and dear and near leaders. You cannot choose your leaders. जो है उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। इंक्रीज टैक्सेस, तो जब नेपोलियन बोनापार्टे आए, लगातार युद्ध चल रहा है, कई सारे लोग इसमें मारे जाएंगे, तो ये जो वॉर एक्सपेंडिचर है इसको कहीं ना कहीं से हमें प्राप्त तो करना पड़ेगा, तो टैक्सेस बढ़ा दिए गए। जैसे हमने लुईस 16 के टाइम पे देखा था कि उसने टैक्स यानी उधार लिया था, तो उसका उधार 2 बिलियन लिब्रे हो गया था। वो 2 बिलियन लिब्रे को चुकाने के लिए क्या करें, तो टैक्स बढ़ाया गया। तो वैसे ही यहाँ पे भी सेकंड पॉइंट, सेंसरशिप इम्पोज्ड, जो मैंने आपको कहा कि कोई भी चीज़ जो फ्रांस के खिलाफ जाए, नेपोलियन बोनापार्टे के खिलाफ जाए, फिर वो किताब हो, ड्रामा हो, सॉन्ग हो, उन सभी चीज़ों पर बैन। फोर्स टू ज्वाइन आर्मी, तो जैसा मैंने आपको कहा और इवन हम चैप्टर 2 में भी हमने पढ़ा था कि लड़ाई, बैटल, युद्ध, इन सब में हजारों लाखों की संख्या में लोग मरते हैं, घायल होते हैं, और उसका कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट चाहिए। तो लोगों को जोर जबरन जो है आर्मी में ज्वाइन करने को